दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द फैंटेसी फोर्स एक तरह से फर्स्ट स्टेप नाम की से एक तरह से अपकमिंग मूवी के बारे में इसी की अनाउंसमेंट की गई थी। एक तरह से मार्वल स्टूडियो की जो एक तरह से लाइव जब वो आए थे और कई भी एक तरह से मूवी की रिलीज एक तरह से डेट बताई गई थी। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई अनाउंसमेंट की गई थी। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या अनाउंसमेंट की थी। साथ ही साथ पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, इस फ्रेंचाइजी के बारे में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स शैलीकृत द फैंटास्टिक चार फर्स्ट स्टेप्स मार्वल कॉमिक्स की सुपरहीरो टीम फैंटास्टिक फोर पर आधारित एक आगामी अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है। मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) की 37वीं फिल्म और फैंटास्टिक फोर फिल्म श्रृंखला की दूसरी रीबूट है। फिल्म का निर्देशन मैट शाकमैन कर रहे हैं और पटकथा जेफ कापलान और इयान स्प्रिंगर, जोश फ्रीडमैन, कैमरून स्क्वायर्स, एरिक पियर्सन और पीटर कैमरून की लेखन टीम ने लिखी। इसमें पेड्रो पास्कल, वेनेसा किर्बी, जोसेफ क्विन और एबन मॉसबचराज जैसे कलाकार मुख्य टीम में। फैंटास्टिक फोर 2015 की विफलता के बाद 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक नई फैंटास्टिक फोर फिल्म पर काम शुरू किया। मार्च 2019 में डिज्नी द्वारा स्टूडियो का अधिग्रहण किए जाने के बाद फ्रेंचाइज का नियंत्रण मार्वल स्टूडियो को स्थानांतरित कर दिया गया और जुलाई में एक नई फिल्म की घोषणा की गई। जॉन वॉट्स को दिसंबर 2020 में निर्देशक के रूप में चुना गया था, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2022 में पद छोड़ दिया। जब कपलान और स्प्रिंगर स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तब सितंबर में शाकमैन ने उनकी जगह ली। 2023 की शुरुआत में कास्टिंग का काम चल रहा था और फ्राइडमैन मार्च तक स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए शामिल हो गए, जिसमें स्क्वायर और कैमरन भी लिख रहे थे। मार्वल स्टूडियोज पात्रों के साथ उनकी मूल कहानी को फिर से बताने के बजाय एक नई कहानी बताना चाहता था। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 जुलाई 2025 को एमसीयू के छठे चरण की पहली फिल्म के रूप में रिलीज किया जाना है। गालना पेड्रो पास्कल, रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक फोर का नेता एक। वेनेसा किर्बी, सू स्टॉर्म बटा अदृश्य महिला, जॉनी की बहन और फैंटास्टिक फोर की सदस्य एक। जोसेफ क्विन जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च के रूप में, सू के भाई और फैंटास्टिक फोर के सदस्य एक। क्विन टिम स्टोरी के फैंटास्टिक फोर 2005 और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में क्रिस इवांस के चरित्र चित्रण के प्रशंसक थे, लेकिन उन्होंने इवांस के संस्करण पर अपना चित्रण आधारित नहीं किया। एबन मॉसबचराज बेन ग्रिम बटा द थिंग के रूप में, फैंटास्टिक फोर का एक सदस्य और पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो नारंगी चट्टान की एक परत में घिरा हुआ है। एक बचराच ने प्रोस्थेटिक मेकअप के बजाय परफॉर्मेंस कैप्चर और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (सीजीआई) के माध्यम से चरित्र को चित्रित किया। 3 और मार्क रफालो के साथ उस प्रक्रिया पर चर्चा की जो उसी तकनीक का उपयोग करके एमसीयू में ब्रूस बैनर बटा हल्क को चित्रित करते हैं। जूलिया गार्नर शालाबाल बटा सिल्वर सर्फर के रूप में 5। राल्फ इनेसन गैलेक्टस के रूप में, एक अंतराकाशगंगा प्राणी जो ग्रहों की जीवन शक्ति का उपभोग करता है 6-7। इसके अतिरिक्त पॉल वाल्टर हॉसर 8, जॉन माल्कोविच 9 और नताशा लियोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। 10 मोल मैन का किरदार दिखने की उम्मीद है। 11 और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पोस्ट क्रेडिट सीन में विक्टर वॉन डूम बटा डॉक्टर डूम के रूप में दिखने की उम्मीद है। उत्पादन पृष्ठभूमि
2015 की फिल्म फैंटास्टिक फॉर की आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता के बाद जोश ट्रंक द्वारा सहलिखित और निर्देशित और इसी नाम की मार्वल कॉमिक्स सुपरहीरो टीम पर आधारित 20th सेंचुरी फॉक्स ने फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए नई दिशाओं की तलाश शुरू की। एक दशक पहले टिम स्टोरी द्वारा निर्देशित दो पहले फैंटास्टिक फॉर फिल्मों का निर्माण करने के बाद स्टूडियो सिर्फ एक और फैंटास्टिक फॉर फिल्म नहीं बनाना चाहता था। 13 जून 2017 तक सेठ ग्राहम स्मिथ एक नई फिल्म लिख रहे थे जो मूल फैंटास्टिक फॉर नेताओं रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म के बच्चों फ्रैंकलिन और वेलेरिया रिचर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। अल्टीमेट फैंटास्टिक फॉर 2004 से 2009 कॉमिक पुस्तकों से प्रेरणा लेते हुए पटकथा में मूल फैंटास्टिक फॉर सदस्य द थिंग और ह्यूमन टॉर्च शामिल थे। 14 पटकथा का आधार एक अलग स्क्रिप्ट से आया था जिसे कार्टर ब्लैंचर्ड ने मार्क मिलर की बच्चों की किताब किंडरगार्टन हीरोज से रूपांतरित किया था। मिलर ने पहले फॉक्स के साथ उनकी मार्वल आधारित फिल्मों पर परामर्श किया था। 15 जुलाई में नोआ हॉले, जिन्होंने मार्वल टेलीविजन श्रृंखला लीजन 2017 से 2019 बनाई थी, को फैंटास्टिक फॉर के मुख्य प्रतिपक्षी डॉक्टर डूम पर केंद्रित एक अलग फिल्म विकसित करने के लिए काम पर रखा गया था। 13 वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर मार्च 2019 में 21वीं सदी के फॉक्स का अधिग्रहण कर लिया और मार्वल कॉमिक्स के पात्रों के लिए फिल्म अधिकार प्राप्त किए, जिन्हें फॉक्स ने अपनी सहायक कंपनी मार्वल स्टूडियोज के लिए फैंटास्टिक फॉर सहित नियंत्रित किया था। 17 फॉक्स द्वारा विकसित की जा रही मार्वल आधारित फिल्मों को होल्ड पर रखा गया था। विकास मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने जुलाई 2019 में पुष्टि की कि वे अपने साझा ब्रह्मांड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के लिए कंपनी के चरण 4 स्लेट की घोषणा के बाद एक नई फैंटास्टिक फॉर फिल्म विकसित कर रहे थे। 19 फीगे ने कहा कि वह उन पात्रों के बारे में बेहद उत्साहित थे और मार्वल के पहले परिवार को उस तरह के मंच और स्तर तक लाने के बारे में जिसके वे हकदार हैं। 20 दिसंबर 2020 में फीगे ने घोषणा की कि जॉन वाट्स, जिन्होंने पहले MCU स्पाइडरमैन फिल्मों का निर्देशन किया था, को फैंटास्टिक फॉर का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था। 21-22 मार्वल स्टूडियोज ने फरवरी 2021 तक फिल्म के लिए लेखकों के साथ बैठक शुरू कर दी थी। 23 जून में डिज्नी के CEO बॉब चापेक ने कहा कि फीगे और मार्वल स्टूडियो फैंटास्टिक फॉर फ्रेंचाइजी को खनन करने की योजना बना रहे। 24-25 अप्रैल 2022 में वॉट्स ने 7 वर्षों तक MCU स्पाइडरमैन फिल्मों के फिल्मांकन और प्रचार के अपने लगभग निरंतर काम के बाद सुपरहीरो फिल्मों से दूर रहने की आवश्यकता का हवाला देते हुए फिल्म के निर्देशक के रूप में पद छोड़ दिया। मार्वल स्टूडियोज और वॉट्स दोनों ने भविष्य में फिर से साथ काम करने में रुचि व्यक्त की। 26 जॉन क्रॉसिंस्की ने MCU फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फैंटास्टिक फॉर के सदस्य रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक की भूमिका में शुरुआत की, जिसे मई 2022 में रिलीज किया गया था। क्रॉसिंस्की कुछ समय से प्रशंसकों के बीच भूमिका के लिए एक लोकप्रिय सुझाव रहे थे और अफवाहें थीं कि उन्हें रिचर्ड्स के रूप में लिया गया था, जो विशेष रूप से नई फिल्म के विकास की पुष्टि के बाद से प्रसारित हुई थी। 27 ग्रांट कर्टिस और निक पेपिन उस समय तक मार्वल स्टूडियोज डिज्नी प्लस मिनी सीरीज मून नाइट 2022 पर काम करने के बाद नई फैंटास्टिक फॉर फिल्म पर निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। 28 मार्वल स्टूडियोज जून 2022 की शुरुआत तक अपने निर्देशक उम्मीदवारों की सूची को छोटा करने के करीब नहीं था। इसमें कथित तौर पर कुछ हाई प्रोफाइल फिल्म निर्माताओं सहित निर्देशकों का एक बड़ा मिश्रण था। कहा जाता है कि फीज एक ऐसे निर्देशक की तलाश में थे जो पूरी शूटिंग के लिए उनकी मौजूदगी के बिना फिल्मांकन प्रक्रिया की देखरेख कर सके, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के निर्देशक सैम राइमी की तरह। 29 उस महीने के अंत में राइमी ने कहा कि फीज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रॉसिंस्की को कास्ट किया था क्योंकि यह एक वैकल्पिक ब्रह्मांड के कैमियो के लिए था और लोकप्रिय प्रशंसक कास्टिंग को पूरा करने का अवसर था।
इससे इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या क्रॉसिंस्की की भूमिका एक बारगी थी या क्या वह फैंटास्टिक फोर फिल्म में अभिनय करने के लिए वापसी करेंगे। 30 बाद में क्रॉसिंस्की ने कहा कि वह भूमिका की सराहना करते हैं। 32 फिल्मांकन 2023 में शुरू होने वाला था। 33 इसके तुरंत बाद फीगे ने कहा कि यह फिल्म फैंटास्टिक फोर की मूल कहानी नहीं होगी जैसे स्टोरी और ट्रैंक फिल्में थीं। उन्होंने इसकी तुलना एमसीयू द्वारा स्पाइडरमैन को उसकी मूल कहानी बताए बिना पेश करने से की। एमसीयू संस्करण से पहले भी कई स्पाइडरमैन फिल्में बनी थीं। उन्होंने बताया कि कई दर्शक फैंटास्टिक फोर के बुनियादी विवरणों से अवगत थे और मार्वल स्टूडियो इसके बजाय एक नई कहानी बताना चाहता था, और कहा कि स्टूडियो को लगा कि उन्होंने 1961 में कॉमिक पुस्तकों में समूह के लंबे इतिहास के आधार पर अपने लिए एक बहुत ही उच्च मानक निर्धारित किया है। 34 मैट शाकमैन अगस्त 2022 के अंत तक फिल्म का निर्देशन करने के लिए शुरुआती बातचीत में थे। 35 उन्हें और माइकल मैथ्यूज को एक खोज में फाइनलिस्ट माना गया था जिसमें रीड कैरोलिन पर भी विचार किया गया था। 36 डेडलाइन हॉलीवुड को लगा कि मार्वल स्टूडियोज डिज्नी प्लस मिनिसीरीज वांडाविजन 2021 का निर्देशन करने के बाद फीज के साथ उनकी परिचितता को देखते हुए शाकमैन को हराना मुश्किल है। 35 शाकमैन ने बाद में फैंटास्टिक फोर के शेड्यूल के कारण एक नियोजित स्टार ट्रेक फिल्म से बाहर निकल गए। 37 फीज ने पुष्टि की कि शाकमैन सितंबर में 2022 D23 एक्सपो में फिल्म का निर्देशन करेंगे। 38 उस महीने के अंत में जेफ कापलान और इयान स्प्रिंगर को शाकमैन की भर्ती से पहले कुछ समय के लिए फीज के साथ पटकथा लिखने का पता चला था। 39 अक्टूबर में फिल्म की रिलीज की तारीख को 14 फरवरी 2025 तक टाल दिया गया था। 40 महीने के अंत में एबव द लाइन के जेफ स्नेडर ने बताया कि डॉक्टर डूम को फिल्म का मुख्य प्रतिपक्षी बनाने की योजना नहीं थी, लेकिन संभावित रूप से एक छोटी भूमिका हो सकती थी जैसे कि पोस्ट क्रेडिट दृश्य में उपस्थिति। 41 मार्वल स्टूडियो उसे निभाने के लिए एक प्रमुख स्टार की तलाश कर रहे थे। 42 टैलेंट एजेंट जनवरी 2023 तक कास्टिंग की तैयारी कर रहे थे। 43 अगले महीने शाकमैन ने खुलासा किया कि फिल्मांकन 2024 की शुरुआत में शुरू होगा और बताया कि उन्होंने फैंटास्टिक फोर पर काम करना चुना क्योंकि वह इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे और परिवार, आशावाद और तकनीक पर इसके फोकस से उत्साहित थे, भले ही उन्होंने स्टार ट्रेक फिल्म में अपने काम का आनंद लिया हो। 44-46 फीज ने कहा कि ये पात्र आगे बढ़ते हुए एमसीयू में एक बड़ा स्तंभ होंगे। 47 पूर्व उत्पादन मार्च 2023 के अंत में स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए जोश फ्रीडमैन को काम पर रखा गया था। हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किट ने महसूस किया कि फ्रीडमैन की भर्ती फिल्म के लिए एक संभावित टोनल बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि फ्रीडमैन ने कई विज्ञान कथा परियोजनाएं लिखी थीं, जबकि पिछले लेखक कपलान और स्प्रिंगर कॉमेडी के लिए अधिक जाने जाते थे। 48 स्नेडर ने बताया कि शाकमैन 1960 के दशक के ब्रह्मांडीय तत्वों को भारी रूप से प्रदर्शित करना चाहते थे, जिसमें गैलेक्टस, जो मुख्य प्रतिपक्षी होने के लिए तैयार थे, और सिल्वर सर्फर शामिल थे। 49-50 और कहा कि फ्रीडमैन को फिल्म को फीज और शाकमैन के विजन के करीब लाने के लिए काम पर रखा गया था। मार्वल भविष्य में कपलान और स्प्रिंगर के साथ काम करने के लिए अभी भी खुला था। 51 अप्रैल 2023 54 मई में भी स्नीडर ने बताया कि एमा स्टोन सू स्टॉर्म की भूमिका के लिए स्टूडियो की पहली पसंद थीं, लेकिन अभिनेत्री ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने उन्हें भूमिका के लिए 15-20 मिलियन का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। 50-53-55 ड्राइवर ने भी फिल्म को पास कर दिया क्योंकि स्टूडियो ने उनका उच्च वेतन नहीं देना चाहा। 53 और जब उन्हें स्क्रिप्ट के शुरुआती मसौदे से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ा। 42 लेकिन स्नीडर का मानना था कि 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के बाद फ्रीडमैन द्वारा एक नया मसौदा प्रस्तुत करने के बाद वह पुनर्विचार कर सकते हैं। 42
जून में फिल्म की रिलीज को 2 मई 2025 तक टाल दिया गया था। 56 जुलाई में 2023 SAG-AFTRA हड़ताल शुरू होने से पहले मार्वल स्टूडियोज ने क्रिस्टोफर एबॉट और जेमी डोरनन सहित कई अभिनेताओं के साथ रिचर्ड्स की भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट आयोजित किए, जो स्नाइडर के अनुसार बहुत अच्छा नहीं रहा। 53 स्टूडियो एक हाई प्रोफाइल अभिनेता चाहता था और जेक गिलेनहाल को भूमिका की पेशकश की, जिन्होंने MCU फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 में मिस्टेरियो का किरदार निभाया था, लेकिन वे उनके द्वारा मांगे गए वेतन का भुगतान नहीं करना चाहते थे क्योंकि फीज स्टूडियो के प्रतिभा खर्च को नियंत्रित करना चाहते थे। 53 वे रिचर्ड्स के लिए गैरश्वेत अभिनेताओं पर भी विचार कर रहे थे। 53 अगस्त में एबन मौसबचराज को मार्वल टेलीविजन सीरीज द पनिशर 2017 से 2019 के पहले सीजन में माइक्रो की भूमिका निभाने के बाद 3 द थिंग की भूमिका की पेशकश की गई थी। 58 मार्वल स्टूडियोज एक यहूदी अभिनेता को थिंग के रूप में कास्ट करने के लिए प्रतिबद्ध था, जिसे कॉमिक्स में यहूदी के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन पिछली फैंटास्टिक फॉर फिल्मों में यहूदी अभिनेताओं द्वारा चित्रित नहीं किया गया था। 59 मौसबचराज यहूदी है। 59 डेविड क्रूमोल्ट्स ने ऑनलाइन इसके लिए अभियान चलाने के बाद शाकमैन से भूमिका के बारे में मुलाकात की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने इसके बजाय खलनायक मोल मैन को चित्रित करने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। 60 इसके अतिरिक्त स्नेडर ने बताया कि मार्वल स्टूडियोज सुस्टॉर्म के लिए वेनेसा किर्बी को देख रहा था। 61 मार्वल ने रिचर्ड्स के लिए मैट स्मिथ से संपर्क किया, लेकिन यह काम करने की उम्मीद नहीं थी और वे इसके बजाय एक सच्चे फिल्म स्टार की तलाश में थे। गैलेक्टस के रूप में एक लैटिनो अभिनेता को काम पर रखने की उम्मीद थी। शकमैन ने अक्टूबर 2023 में पुष्टि की कि उन्होंने लंदन के पाइनवुड स्टूडियो में 2024 की शुरुआत में फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई है और कहा कि SAG-AFTRA हड़ताल समाप्त होने के बाद कलाकारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान वे अभी भी फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन और कॉमिक कला से स्क्रीन पर टीम की क्षमताओं के अनुवाद के लिए दृश्य प्रभावों के शुरुआती परीक्षणों पर काम करने में सक्षम थे। 62 एलेक्जेंड्रा बायर्न कई अन्य MCU फिल्मों पर काम करने के बाद कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम कर रही थीं। 63 उस महीने के अंत में शकमैन ने खुलासा किया कि कैमरून स्क्वायर्स फ्रीडमैन के साथ पटकथा का सहलेखन कर रहे थे। दोनों ने स्टार ट्रेक फिल्म पर शकमैन के साथ काम किया था और स्क्वायर्स वांडाविजन पर एक लेखक थे। शकमैन ने कॉमिक बुक लेखक मैट फ्रैक्शन के साथ फिल्म पर चर्चा की थी। 65 नवंबर में अभिनेताओं की हड़ताल के समापन के बाद पास्कल ने रिचर्ड्स को चित्रित करने के लिए बातचीत शुरू की और अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं के आसपास फिल्म के लिए अपने कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे थे। मार्वल स्टूडियोज से उम्मीद की जा रही थी कि वह जल्द ही अन्य प्रमुख भूमिकाओं के लिए प्रस्ताव देगा, क्योंकि उन्होंने पहले रिचर्ड्स के लिए अभिनेता ढूंढना आवश्यक समझा था। 66 फिल्म ने बताया कि पास्कल ने हस्ताक्षर किए हैं और जल्द ही एक घोषणा की जाएगी। 67 एंटोनियो बैंडेरस को पहले इस भूमिका से जोड़ने के बाद जेवियर बारडेम को गैलेक्टस को चित्रित करने के लिए देखा जा रहा था। हालांकि बारडेम का फिल्म F1 2025 के साथ संभावित शेड्यूलिंग संघर्ष था। 53 स्नेडर ने बताया कि मौसबचराज को थिंग के रूप में चुना गया था। जनवरी 2024 की शुरुआत में स्नीडर का मानना था कि फिल्मांकन मार्च या अप्रैल के मध्य में शुरू होगा। 69 लेकिन उन्होंने जल्द ही सूचना दी कि फिल्मांकन 2024 के अंत में जुलाई और सितंबर के बीच से पहले शुरू नहीं होगा, और इस देरी के कारण पास्कल ने फिल्म वेपन्स 2026 के लिए अपनी प्रतिबद्धता छोड़ दी थी। स्नीडर ने सवाल किया कि अगर फिल्मांकन 2024 के मध्य से अंत तक शुरू नहीं हो रहा था, तो क्या फैंटास्टिक फॉर अभी भी मई 2025 की रिलीज की तारीख बना सकता है। 69 जनवरी के अंत में फिल्मांकन अगस्त 2024 में शुरू होने का खुलासा हुआ। 71
अगले महीने की शुरुआत में सैगाफ्त्र ने पास्कल को फिल्म में कास्ट करने के लिए सूचीबद्ध किया और जल्द ही उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार किया। 14 फरवरी को मार्वल स्टूडियोज ने एक वैलेंटाइन डे थीम वाली घोषणा जारी की। फिल्म को आधिकारिक तौर पर द फैंटास्टिक फॉर नाम दिया गया था और इसकी रिलीज की तारीख 25 जुलाई 2025 तक टाल दी गई, जिससे एमसीयू फिल्म थंडरबोल्ट्स के साथ जगह बदल गई। एक घोषणा की प्रचार कला में लाइफ पत्रिका का 13 दिसंबर 1963 का अंक शामिल था, जिसके कवर पर लिंडन बी जॉनसन थे और इसमें एक निश्चित थ्रोबैक टोन और सौंदर्यशास्त्र की भावना के साथ एक नई लोगो शैली का इस्तेमाल किया गया था, जो दर्शाता है कि फिल्म 1960 के दशक के दौरान सेट की गई है, लगभग उसी समय जब फैंटास्टिक फॉर ने मार्वल कॉमिक्स में शुरुआत की थी। 73 इस अटकल को जोड़ते हुए पास्कल ने अपने सोशल मीडिया पर प्रचार कला को साझा करते समय बीटल्स के 1960 के गीतों का संदर्भ दिया। 74 कला में कॉमिक बुक के पात्र हर्बी को शामिल किया गया। 76 उन्होंने कहा कि पारिवारिक गतिशीलता फिल्म के लिए महत्वपूर्ण थी और मुख्य कलाकारों की पुष्टि करके 90% काम पूरा हो गया। स्नीडर ने बताया कि गैलेक्टस के लिए बारडेम मार्वल स्टूडियोज की पहली पसंद थे। स्टूडियो ने सिल्वर सर्फर के लिए अभिनेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी थी और फिल्मांकन के दौरान डॉक्टर डूम को कास्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिलीज की तारीख को फिर से एमसीयू फिल्म ब्लेड के लिए आरक्षित नवंबर 2025 की तारीख तक टाला जा सकता है। उस फिल्म को संभावित रूप से 2026 में स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि डीसी स्टूडियोज की सुपरमैन और एक अनाम जुरासिक वर्ल्ड फिल्म के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके, जो जुलाई 2025 के लिए भी निर्धारित थीं। उन्हें लगा कि डिज्नी द्वारा 2025 में 4 एमसीयू फिल्में रिलीज करने की संभावना नहीं है, जबकि कंपनी एमसीयू के लिए मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रही थी और द फैंटास्टिक फॉर ब्लेड की तुलना में उत्पादन में आगे थी। 50 कुछ ही समय बाद एरिक पियर्सन को स्क्रिप्ट को चमकाने के लिए चुपचाप काम पर रखा गया। 78 जूलिया गार्नर को अप्रैल 2024 में शल्लाबाल बटा सिल्वर सर्फर के रूप में लिया गया था। कॉमिक्स में शल्लाबाल मूल सिल्वर सर्फर नॉरिन रेड की प्रेमिका है और अंततः वह खुद सिल्वर सर्फर बन जाती है। 79 डेडलाइन हॉलीवुड के जस्टिन क्रोल ने बताया कि उस समय गैलेक्टस की भूमिका खुली थी, किसी भी अभिनेता ने इस किरदार के लिए प्रस्ताव नहीं दिया था या बातचीत नहीं की थी। 80 पॉल वाल्टर हॉसर, जॉन माल्कोविच, राल्फ इन्सन और नताशा लियोन अगले महीने कलाकारों में शामिल हुए। 6, 8, 9, 10 इन्सन को गैलेक्टस के रूप में लिया गया। 6, 7 इन्सन पहले एमसीयू फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 में एक रेवेजर पायलट के रूप में दिखाई दी थीं। 81 वह पहले फैंटास्टिक फॉर फिल्मों के खराब स्वागत के कारण शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन स्क्रिप्ट और फिल्म के अन्य कलाकारों और क्रू ने उन्हें मना लिया। 82 स्नाइडर ने बताया कि मोल मैन फिल्म की शुरुआत में दिखाई देंगे और उनका मानना था कि हॉसर को उस भूमिका में लिया गया था। 11 वांडाविजन के लेखक पीटर कैमरून ने तब तक स्क्रिप्ट में योगदान दिया था। जून के अंत तक फिल्मांकन जुलाई के अंत में शुरू होने वाला था। 83-84 उस महीने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिल्म का नाम बदलकर द फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स कर दिया गया। 4 और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एमसीयू फिल्मों एवेंजर्स डूम्सरे 2026 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में डॉक्टर डूम का किरदार निभाने की घोषणा की गई। 85 स्नीडर ने बताया कि फर्स्ट स्टेप्स के अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन में डाउनी को डूम के रूप में पेश किया जाएगा। 12 शाकमैन ने कहा कि उन्हें कॉमिक कॉन की घोषणा से कुछ समय पहले डाउनी की कास्टिंग के बारे में पता था। 86 और कहा कि यह फिल्म स्पेस रेस और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के विचारों से प्रेरित थी। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में अपोलो 11 से सभी बेहतरीन चीजें लेना चाहता था और कल्पना करना चाहता था कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के बजाय यह स्टॉर्म और बेन ग्रिम और रीड रिचर्ड्स अंतरिक्ष में जा रहे थे। 87 फिल्माने
मुख्य फोटोग्राफी 30 जुलाई 2024 को शुरू हुई, 88 लंदन के पाइनवुड स्टूडियो में। 62 वर्किंग टाइटल ब्लू मून के तहत। 89 जेस हॉल ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया, वांडाविजन पर शाकमैन के साथ काम करने के बाद। 90 91 फिल्मांकन 5 महीने तक चलने की उम्मीद है। 92 पहले इसके 2023 में शुरू होने की उम्मीद थी। 33 जनवरी 2024 में। 54 और फिर अगस्त 2024 में। 70 71 फिल्म को आईमैक्स के लिए शूट किया जाएगा। 62 93 संगीत जुलाई 2024 में माइकल गियाचिनो को फिल्म का स्कोर बनाने की घोषणा की गई। इससे पहले वे विभिन्न एमसीयू प्रोजेक्ट्स के लिए स्कोर बना चुके हैं। फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस के लिए उनके संगीत का पूर्वावलोकन उस महीने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ड्रोन शो के दौरान किया गया था। 94 विपणन 4 अप्रैल 2024 4 डे को मार्वल स्टूडियोज ने ह्यूमन टॉर्च द्वारा फैंटास्टिक फोर प्रतीक बनाने वाली फिल्म के लिए एक टीजर पोस्टर जारी किया। पोस्ट के साथ एक लिंक भी शामिल किया गया था जो हर्बी की विशेषता वाले 404 त्रुटि पृष्ठ पर ले गया, जिसमें एक एम्बेडेड क्यूआर कोड था जो फ्यूचर फाउंडेशन थीम वाले पृष्ठ पर ले जाता था, जिसमें फिल्म की तैयारी में मार्वल अनलिमिटेड पर पढ़ने के लिए उपलब्ध फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स की सूची थी। 95 96 कॉमिक्स फैंटास्टिक फोर 1961 थी, जो टीम की पहली उपस्थिति थी। फैंटास्टिक फोर 48 50 जिसमें गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर की पहली उपस्थिति है, और फैंटास्टिक फोर लाइफ स्टोरी 2021 जो 1960 के दशक में सेट है। 96 25 जुलाई 2024 को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में डेडपूल और वुल्वरिन की स्क्रीनिंग के बाद पेटको पार्क में एक ड्रोन शो हुआ जिसमें कॉमिक सटीक गैलेक्टस और फैंटास्टिक फोर लोगों की छवियां शामिल थीं। 2 रात बाद मार्वल स्टूडियोज के हॉल एच पैनल में फिल्म के बारे में घोषणाएं की गईं। 97 98 उस पैनल में शाकमैन और मुख्य कलाकार शामिल थे। फिल्म का पूरा शीर्षक दिखाया गया था, एक प्रीफिल्मिंग टीजर रील दिखाई गई थी और मंच पर फिल्म के फ्यूचरिस्टिक फैंटास्टिकर को तैरते हुए दिखाया गया था। 4 शाकमैन ने बताया कि टीजर रील में एक अंतरिक्ष यात्री तैयारी क्षेत्र, लेट्स मेक ए मैच नामक एक डेटिंग गेम और रीड रिचर्ड्स द्वारा आयोजित बच्चों के विज्ञान शो के फुटेज दिखाए गए। 87 फुटेज को पुराने समय के 4:03 पहलू अनुपात में प्रस्तुत किया गया था और इसमें गैलेक्टस का एक इमारत से झांकते हुए शॉट भी शामिल था। 99 मुक्त करना द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 जुलाई 2025 को 4 आईमैक्स में रिलीज किया जाना है। 100 इसे पहले 8 नवंबर 2024, 32 14 फरवरी 2025, 40 और 2 मई 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। 56 यह एमसीयू के फेज 6 की पहली फिल्म होगी। मैट शाकमैन एक अमेरिकी निर्देशक और पूर्व बाल कलाकार है। उन्होंने वांडाविजन का निर्माण और निर्देशन किया है और द ग्रेट इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, फार्गो और गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड का निर्देशन किया है। वे लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में गेफेन प्लेहाउस के कलात्मक निर्देशक है। प्रारंभिक जीवन शाकमैन का जन्म और पालन पोषण वेंचुरा, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके यहूदी पिता और कैथोलिक मां ने एक अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष घर बनाए रखा। उनका अंतर्धार्मिक विवाह शाकमैन की यहूदी पैतृक दादी के साथ संघर्ष का स्रोत था। 2 एक बच्चे के रूप में अभिनय करने, विज्ञापनों से शुरुआत करने और जस्ट द 10 ऑफ अस पर एक श्रृंखला नियमित भूमिका निभाने के बाद वह ओजाई में थैचर स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। शाकमैन येल विश्वविद्यालय गए जहां से उन्होंने कला इतिहास और थिएटर में डबल मेजर के साथ स्नातक किया। 3 येल में ही शाकमैन की थिएटर में रुचि पैदा हुई और उन्होंने कई स्टेज प्रस्तुतियों का निर्देशन किया। विश्वविद्यालय के बाद शाकमैन लॉस एंजल्स में स्थायी रूप से जाने से पहले कई वर्षों तक न्यूयॉर्क शहर में रहे। 3
उन्होंने 2012 में मैगी मेलोन से शादी की। 2016 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम मैसी है। ओ आजीविका। एक बाल कलाकार के रूप में शाकमैन ने ग्रोइंग पेन्स स्पिन सीरीज जस्ट द 10 ऑफ अस 1988 से 1990 में ग्राहम जे.आर. लुबॉक जूनियर की भूमिका निभाई। उनके अन्य टेलीविजन अभिनय क्रेडिट में द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, हाईवे टू हेवन, डिफरेंट स्ट्रोक्स, नाइट कोर्ट, गुड मॉर्निंग, मिस ब्लिस और वेबस्टर शामिल है। वह ए नाइट एट द मैजिक कैसल 1988 और मीट द हॉलोहेड्स 1989 फिल्मों में भी दिखाई दिए। शाकमैन लॉस एंजिल्स में ब्लैक डाहलिया थिएटर बीडीटी के संस्थापक और कलात्मक निदेशक है। 6 जिसे अमेरिकन थिएटर मैगजीन द्वारा 1 दर्जन युवा अमेरिकी कंपनियों में से एक जिसे आपको जानना चाहिए में से एक नामित किया गया था। 2002 से शाकमैन ज्यादातर टेलीविजन के लिए निर्देशन कर रहे हैं। उनके क्रेडिट में सक्सेशन, मैड मेन, 6 फीट अंडर, द बॉयज, द ग्रेट, हाउस एमडी, फार्गो और इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया कार्यकारी निर्माता भी शामिल है। शाकमैन ने 2017 में HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 7वें सीजन के लिए द स्पॉयल्स ऑफ वॉर और ईस्टवॉच एपिसोड का निर्देशन किया। उसी वर्ष अगस्त में शाकमैन को लॉस एंजिल्स में गेफेन प्लेहाउस का नया कलात्मक निदेशक नियुक्त किया गया। 7 2017 में ट्राइस्टार पिक्चर्स ने घोषणा की कि शाकमैन द फैंटम टोलबूथ के आगामी लाइव एक्शन बटा हाइब्रिड फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। 2021 में शाकमैन ने डिज्नी प्लस के लिए मार्वल स्टूडियोज की मिनिसीरीज वांडाविजन का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया। 9 उस वर्ष के अंत में यह पता चला कि शाकमैन स्टार ट्रेक फ्रेंचाइजी में एक फिल्म का निर्देशन करेंगे। 10 अगस्त 2022 के अंत में शाकमैन मार्वल स्टूडियोज की फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का निर्देशन करने के लिए शुरुआती बातचीत कर रहे थे, जो 2025 में रिलीज होने वाली थी, जो जॉन वॉट्स की जगह ले रही थी, जिन्होंने सुपरहीरो फिल्मों से ब्रेक लेने के लिए प्रोजेक्ट से बाहर निकल गए थे। 26 अगस्त 2022 को शाकमैन ने शेड्यूलिंग मुद्दों का हवाला देते हुए स्टार ट्रेक फिल्म से बाहर निकल गए। 12 कुछ ही हफ्तों बाद फैंटास्टिक फोर के निर्देशक के रूप में पुष्टि होने से पहले। 13 जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने स्टार ट्रेक के बजाय फैंटास्टिक फोर को क्यों चुना, तो शाकमैन ने कहा, फिल्मों की यात्राएं और गति अलग-अलग होती है और शेड्यूल थोड़े अस्थिर होते हैं, और इसलिए जब फैंटास्टिक फोर का अवसर आया तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल था और मार्वल में वापस घर जाना, एक ऐसी जगह जहां मैंने वांडाविजन पर काम किया था, उन लोगों के साथ जो अद्भुत सहयोगी है। 14 निर्देशन श्रेय, फिल्में, वर्ष शीर्षक संदर्भ स 2014 कट बैंक 15 2025 द फैंटास्टिक फोर पहला कदम। टेलीविजन, वर्ष शीर्षक टिप्पणियां 2002 एक बार और फिर से एक एपिसोड। 2003 से 2004 ओलिवर बीन 3 एपिसोड। 2003 से 2006 एवरवुड 4 एपिसोड। 2004 एमी का मूल्यांकन 1 एपिसोड। समरलैंड 1 एपिसोड। 2005 समझ से बाहर 1 एपिसोड। 6 पादों के नीचे 1 एपिसोड। बोस्टन लीगल 1 एपिसोड। 1 ट्री हिल 1 एपिसोड। आवेश 1 एपिसोड। 2006 रसोई गोपनीय 1 एपिसोड। क्रिस को सब नापसंद करते हैं 2 एपिसोड। पैरों पर पुरुष 1 एपिसोड। अप्रत्याशित 1 एपिसोड। 2006 से 2007 भाइयों बहनों 3 एपिसोड। 2006 से 2013 साइक 5 एपिसोड। डुअल स्पायर्स। 2007-9 1 एपिसोड। समृद्ध 1 एपिसोड। ब्रायन के बारे में क्या 1 एपिसोड। 2007 से 2012 हाउस एमडी 5 एपिसोड। चेस द डिग फीटल पोजीशन। 2007 से
2017 फिलाडेल्फिया में हमेशा धूप रहती है 43 एपिसोड। 2008 से 2009 बदसूरत बेटी 3 एपिसोड। 2009 मातम 1 एपिसोड। त्रिशंकु 1 एपिसोड। 2010 बच्चों का अस्पताल 2 एपिसोड। चक 1 एपिसोड। अच्छे आदमी 2 एपिसोड। 2011 आउटसोर्स 1 एपिसोड। में तोड़ने 1 एपिसोड। सुखद अंत 1 एपिसोड। 2011至2015巴特拉4 episode。 2012 नई लड़की 1 एपिसोड। जीसीबी 1 एपिसोड। पागल आदमी 1 एपिसोड। मिस्ट्री डेट। 2013 से 2016 अच्छी पत्नी 6 एपिसोड। 2014 फार्गो 2 एपिसोड। मॉर्टन का कांटा 1 लोमड़ी 1 खरगोश और 1 गोभी। जोश फ्रीडमैन जन्म 14 फरवरी 1967 एक अमेरिकी पटकथा लेखक और टेलीविजन निर्माता है। उन्हें विज्ञानकथा एक्शन शैली पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें सीरीज टर्मिनेटर, द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स, H.G. वेल्स के वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005, टर्मिनेटर, डार्क फेट 2019, जेम्स कैमरून की अवतार, द वे ऑफ वाटर 2022 और किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स 2024 का फिल्म रूपांतरण शामिल है। 1-2 उन्होंने नियोनोयर मर्डर मिस्ट्री द ब्लैक डाहलिया 2006 भी लिखी। आजीविका। फ्रीडमैन ने कई टेलीविजन पायलट विकसित किए हैं, जिनमें TNT सीरीज स्नोपियर्सर भी शामिल है, जो बोंग जूनहो की इसी नाम की फिल्म पर आधारित है। नेटवर्क के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फ्रीडमैन ने जनवरी 2018 में कार्यक्रम छोड़ दिया और उनकी जगह ग्रीम मैनसन को लिया गया। 3 फ्रीडमैन ने बाद में दावा किया कि उन्हें दृष्टिकोण में मौलिक अंतर के कारण TNT द्वारा छोड़ने के लिए दबाव महसूस हुआ। अगर वह अनुपालन करने में विफल रहे तो ब्लैकलिस्ट करने की अंतर्निहित धमकी के साथ। 4-5 उनके जाने के बाद पायलट निर्देशक स्कॉट डेरिक्सन ने फ्रीडमैन के साथ एकजुटता में फिर से शूटिंग के लिए लौटने से इनकार कर दिया। 6 वह वर्तमान में आइजैक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला पर आधारित फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। 7 फिल्मोग्राफी। फिल्म लेखक। वर्ष शीर्षक निदेशक 2005 वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स स्टीवन स्पीलबर्ग। 2006 काला डाहलिया ब्रायन डी पाल्मा। 2024 वानरों के ग्रह का साम्राज्य वेसपॉल। 2025 द फैंटास्टिक फोर पहला कदम मैट शाकमैन। 2029अवतार 4 जेम्स कैमरून। TBA शीर्षकहीन स्टार ट्रेक फिल्म TBA। केवल कहानी। वर्ष शीर्षक निदेशक 1996 श्रृंखला अभिक्रिया एंड्रयू डेविस। 2019 टर्मिनेटर डार्क फेट टिम मिलर। 2022 अवतार जल का मार्ग जेम्स कैमरून। 2025 अवतार 3 फैंटास्टिक फॉर मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देने वाली एक सुपरहीरो टीम है। इस टीम ने द फैंटास्टिक फॉर 1 नवंबर 1961 में कवर डेट में अपनी शुरुआत की, जिसने इस माध्यम में यथार्थवाद के एक नए स्तर को लाने में मदद की। यह कलाकार सहकथाकार जैक किर्बी और संपादक सहपटकथाकार स्टेन ली द्वारा बनाई गई पहली सुपरहीरो टीम थी और इस शीर्षक के माध्यम से मार्वल विधि उत्पादन शैली प्रमुखता में आई। फैंटास्टिक फॉर के साथ परंपरागत रूप से जुड़े 4 पात्र, जिन्होंने बाह्य अंतरिक्ष में एक वैज्ञानिक मिशन के दौरान ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आने के बाद महाशक्तियां प्राप्त कीं, वे हैं मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स, एक वैज्ञानिक प्रतिभा और समूह का नेता जो अपने शरीर को अविश्वसनीय लंबाई और आकार में फैला सकता है। अदृश्य महिला सुसान सू स्टॉर्म रिचर्ड्स, रीड की प्रेमिका और बाद में पत्नी, जो खुद को अदृश्य बना सकती है और शक्तिशाली अदृश्य बल क्षेत्र और विस्फोट प्रक्षेपित कर सकती है। मानव मशाल जॉनी स्टॉर्म, सू का छोटा भाई, जो आग की लपटें उत्पन्न कर सकता है, अपने चारों ओर आग की लपटें फैला सकता है और उड़ सकता है
और राक्षसी थिंग, बेन ग्रिम, उनका क्रोधी लेकिन दयालु मित्र, एक पूर्व कॉलेज फुटबॉल स्टार, रीड का कॉलेज रूममेट और एक कुशल पायलट, जिसके पास अपने पत्थर जैसे शरीर के कारण जबरदस्त अलौकिक शक्ति, स्थायित्व और सहनशक्ति है। 1961 में अपनी शुरुआत के बाद से फैंटास्टिक फोर को कुछ हद तक एक अव्यवस्थित, फिर भी प्यार करने वाले परिवार के रूप में चित्रित किया गया है। अन्य कॉमिक आर्केटाइप्स के साथ परंपरा को तोड़ते हुए सदस्य आपस में झगड़ते थे, गहरी और छोटी-छोटी दोनों तरह की शिकायतें रखते थे और सेलिब्रिटी स्टेटस के पक्ष में गुमनामी या गुप्त पहचान से बचते थे। वे खलनायक सम्राट डॉक्टर डूम, ग्रहभक्षण करने वाले गैलेक्टस, क्री साम्राज्य के क्रूर और अत्याचारी प्रवर्तक रोनन द एक्यूसर, नेगेटिव जोन के शासक एनिहिलस, समुद्र में रहने वाले राजकुमार नामोर, अंतरिक्ष यात्री सिल्वर सर्फर, स्क्रल योद्धा क्लर्ट और मॉलिक्यूल मैन जैसे पात्रों के साथ अपने बार बार होने वाले मुठभेड़ों के लिए भी जाने जाते हैं। फैंटास्टिक फोर को अन्य मीडिया में भी रूपांतरित किया गया है, जिसमें कई वीडियो गेम, एनिमेटेड श्रृंखला और लाइव एक्शन फिल्में शामिल है। प्रकाशन इतिहास। अधिक जानकारी। फैंटास्टिक फोर कॉमिक बुक। मूल एक अपोक्रिफल किंवदंती है कि 1961 में लंबे समय से पत्रिका और कॉमिक बुक के प्रकाशक मार्टिन गुडमैन प्रतिद्वंद्वी कंपनी डीसी कॉमिक्स के जैक लिबोविच या इरविन डोनफेल्ड के साथ गोल्फ खेल रहे थे, जिसे तब नेशनल पीरियोडिकल पब्लिकेशंस के रूप में जाना जाता था, और शीर्ष कार्यकारी ने नई सुपरहीरो टीम जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के साथ डीसी की सफलता के बारे में शेखी बघारी थी। नोट 1। हालांकि फिल्म निर्माता और कॉमिक्स इतिहासकार माइकल उसलान ने उस कहानी के विवरणों को खारिज कर दिया है। नोट 2। गुडमैन, एक प्रकाशन प्रवृत्तिनुयायी जो जेएलए की मजबूत बिक्री से अवगत थे, ने अपने कॉमिक संपादक स्टेन ली को सुपरहीरो की एक टीम के बारे में एक कॉमिक बुक श्रृंखला बनाने का निर्देश दिया। ली के अनुसार 1974 में लिखते हुए मार्टिन ने उल्लेख किया कि उन्होंने देखा था कि नेशनल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित शीर्षकों में से एक सबसे ज्यादा बिकने वाला था। यह एक किताब थी जिसका नाम था द जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, और यह सुपरहीरो की एक टीम से बनी थी। अगर जस्टिस लीग बिक रही है, उन्होंने कहा, तो हम एक कॉमिक बुक क्यों नहीं निकालते जिसमें सुपरहीरो की एक टीम हो। 16. ली, जिन्होंने 2 दशकों तक मार्वल कॉमिक्स और इसकी पूर्ववर्ती कंपनियों टाइमली कॉमिक्स और एटलस कॉमिक्स के प्रधान संपादक और कला निर्देशक के रूप में काम किया था, ने पाया कि यह माध्यम रचनात्मक रूप से प्रतिबंधात्मक हो गया था। कॉमिक पुस्तकों की दुनिया में अपने लिए एक वास्तविक करियर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। नोट 3। ली ने निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ इस बार मैं उस तरह की कहानी लिखूंगा जिसे मैं खुद पढ़ना पसंद करूंगा, और पात्र ऐसे होंगे जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकता हूं। वे मांस और रक्त से बने होंगे, उनमें अपनी खामियां और कमजोरियां होंगी, वे गलत और उग्र होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके रंगीन वेशभूषा वाले बूटियों के अंदर अभी भी उनके पैर मिट्टी के होंगे। ली ने 1968 में एक फैनजाइन के लिए फैंटास्टिक फोर के निर्माण पर अपनी सबसे पुरानी दर्ज टिप्पणियों में से एक प्रदान की। उस दौरान जैक किर्बी भी मार्वल में काम कर रहे थे। किर्बी का खुद उसी प्रकाशन में अलग से साक्षात्कार लिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि टीम की कल्पना किसने की, उन्होंने या किर्बी ने, ली ने जवाब दिया, दोनों। यह मुख्य रूप से मेरा विचार था, लेकिन जैक ने पात्रों को दृष्टिगत रूप से बनाया। 2. 1974 की पुस्तक ऑरिजिन्स ऑफ मार्वल कॉमिक्स में ली ने रचनात्मक प्रक्रिया का अधिक विस्तार से वर्णन किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने मूल पात्रों के साथ साथ पहले अंक के पेंसिलर जैक किर्बी के लिए कहानी का सारांश भी विकसित किया। 3. ली ने अपने सारांश को तैयार करने से पहले किर्बी और प्रकाशक मार्टिन गुडमैन दोनों की भागीदारी का उल्लेख किया। थोड़ी देर तक मार्टिन और जैक के साथ कॉमिक्स बनाने का यह तरीका, जिसे मार्वल मेथड के नाम से जाना गया, इतना कारगर साबित हुआ कि ली और किर्बी ने तब से इसका इस्तेमाल किया और 1 साल के भीतर मार्वल मेथड कंपनी के लिए मानक बन गया। 4:87. किर्बी ने घटनाओं को कुछ अलग ढंग से याद किया। 1970 के फैनजीन साक्षात्कार में
उन्होंने फैंटास्टिक फोर के निर्माण में ली की भागीदारी की पुष्टि की, लेकिन मुख्य पात्रों और विचारों का श्रेय लेते हुए कहा, यह मेरा विचार था। इसे जिस तरह से किया गया था, उसे करना मेरा विचार था। इसे जिस तरह से विकसित करना था, वह मेरा विचार था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्टेन का इससे कोई लेना देना नहीं था। बेशक उसका था। हमने इस पर बात की। 5 वर्षों बाद, जब 1990 के साक्षात्कार में ली के घटनाओं के संस्करण को विशेष रूप से चुनौती दी गई, तो किर्बी ने जवाब दिया, मैं कहूंगा कि यह एक सरासर झूठ है। 6:39 हालांकि साक्षात्कारकर्ता, गैरी ग्रोथ, ने नोट किया कि इस कथन को सावधानी से देखा जाना चाहिए। नोट 4, किर्बी का दावा है कि मार्वल के कार्यालयों में फैंटास्टिक फोर का विचार उनके दिमाग में आया था और ली ने कहानी के लिखे जाने के बाद केवल संवाद जोड़े थे। 6:38 किर्बी ने अधिक विश्वसनीय तरीके से और कई मौकों पर यह स्थापित करने की भी कोशिश की कि स्ट्रिप के दृश्य तत्व उनकी अवधारणाएं थीं। वह नियमित रूप से 1950 के दशक में प्रतिद्वंद्वी प्रकाशक डीसी कॉमिक्स के लिए बनाई गई टीम, चैलेंजर्स ऑफ द अननोन की ओर इशारा करते थे। अगर आप वर्दी पर ध्यान दें, तो वे एक जैसी है। मैं उन्हें हमेशा बेल्ट के साथ एक स्किन टाइट वर्दी देता हूं। चैलेंजर्स और एफएफ में न्यूनतम सजावट होती है। और निश्चित रूप से, थिंग की त्वचा एक तरह की सजावट है, जो नीली वर्दी की एकरसता को तोड़ती है। 7:4 हालांकि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि फैंटास्टिक फोर ने वर्दी के बजाय नागरिक परिधान पहने थे, जिन्हें पाठकों की प्रतिक्रिया के बाद श्रृंखला के तीसरे अंक में ही बैक्सटर बिल्डिंग मुख्यालय के साथ पेश किया गया था। 8 मूल प्रस्तुत डिजाइन को भी एक सर्कल के भीतर 4 इंच के प्रतिष्ठित चेस्ट प्रतीक को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, जिसे ली द्वारा डिजाइन किया गया था। 9 विरोधाभासी बयानों को देखते हुए बाहरी टिप्पणीकारों को यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि फैंटास्टिक फोर का निर्माण किसने किया। पहले फैंटास्टिक फोर अंक के परिचयात्मक खंड के लिए ली द्वारा टाइप किया गया सारांश मौजूद है और इसमें पात्रों और उनकी उत्पत्ति की रूपरेखा दी गई है, जिसमें प्रकाशित संस्करण से कई छोटे-मोटे अंतर है। हालांकि, द कॉमिक्स जर्नल में लिखते हुए अर्ल वेल्स बताते हैं कि इसका अस्तित्व निर्माण में अपनी जगह का दावा नहीं करता है। हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ली ने किर्बी के साथ चर्चा के बाद सारांश लिखा था, जिसमें किर्बी ने अधिकांश विचार दिए थे। 10:78 यह भी उल्लेखनीय है कि 1961 में फैंटास्टिक फोर के पहले साहसिक कार्य में 4 साहसी लोगों, 3 पुरुष और 1 महिला, की टीम को दिखाया गया है, जिसका नेतृत्व एक प्रोफेसर कर रहा है, जो पृथ्वी के केंद्र की यात्रा कर रहे हैं और विशालकाय राक्षसों का सामना कर रहे हैं, जबकि उनका मुकाबला एक मानव नायक से है, जो सतह की दुनिया से ही है। 11 हालांकि न तो ली और न ही किर्बी ने कभी भी 1959 की फिल्म जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ को प्रत्यक्ष प्रेरणा के रूप में उल्लेख किया, लेकिन प्रकाशक मार्टिन गुडमैन अपनी कॉमिक्स लाइन में बिक्री को आकर्षित करने के लिए लोकप्रिय मनोरंजन रुझानों का अनुसरण करने के लिए जाने जाते थे। 12कॉमिक्स इतिहासकार आरसी हार्वे का मानना है कि फैंटास्टिक फोर किर्बी द्वारा पहले किए गए काम की निरंतरता थी और इसलिए ली की तुलना में किर्बी की रचनाएं अधिक संभावित थीं। 13:69 लेकिन हार्वे ने नोट किया कि सहयोग की मार्वल विधि ने प्रत्येक व्यक्ति को श्रेय लेने की अनुमति दी। 13:68 और ली के संवाद ने टीम की दिशा में योगदान दिया। 13:69 वेल्स का तर्क है कि ली के योगदान ने उस रूपरेखा को निर्धारित किया जिसके भीतर किर्बी ने काम किया और इसने ली को अधिक जिम्मेदार बनाया। 10:85 1970 के दशक में जैक किर्बी के स्टूडियो सहायक, कॉमिक्स इतिहासकार मार्क इवानियर कहते हैं कि ली और किर्बी के समकालीनों की राय थी कि फैंटास्टिक फोर को स्टेन और जैक ने बनाया था। श्रेय का कोई और विभाजन उचित नहीं लगा। 14:12 1961 से 1970 के दशक। द फैंटास्टिक फोर 1 नवंबर 1961 की रिलीज एक अप्रत्याशित सफलता थी। ली उस समय कॉमिक्स क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार थे,
लेकिन फैंटास्टिक फॉर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने उन्हें बने रहने के लिए राजी कर लिया। 15 शीर्षक को प्रशंसक मेल मिलना शुरू हो गया। 16 और ली ने अंक 3 के साथ एक पत्र कॉलम में पत्र छापना शुरू कर दिया। तीसरे अंक के साथ ही ली ने अतिशयोक्तिपूर्ण नारा बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक पत्रिका। अगले अंक के साथ नारे को बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक पत्रिका कर दिया गया और 1990 के दशक में अंक कवर पर एक स्थिरता बन गई। 4 87 और 2000 के दशक में कई कवर पर। अंक 4 मई 1962 ने नमोर द सबमेरिनर 17 को फिर से प्रस्तुत किया, जो एक जलीय प्रतिनायक था जो मार्वल की सबसे प्रारंभिक पुनरावृत्ति टाइमली कॉमिक्स का एक स्टार पात्र था 1930 और 1940 के दशक के अंत में, जिसे इतिहासकार और प्रशंसक कॉमिक्स का स्वर्ण युग कहते हैं। अंक 5 जुलाई 1962 ने टीम के सबसे लगातार दुश्मन डॉक्टर डूम को प्रस्तुत किया। 18 ये शुरुआती अंक द्विमासिक प्रकाशित होते थे। अंक 16 जुलाई 1963 के साथ कवर शीर्षक ने अपना हटा दिया और केवल फैंटास्टिक फॉर बन गया। फैंटास्टिक फॉर 19 अक्टूबर 1963 में स्टैन ली ने घोषणा की कि रीड रिचर्ड्स समूह के नेता बने रहेंगे। जबकि शुरुआती कहानियां पूर्ण कथाएं थीं, बाद के मुद्दों में इन दो प्रतिपक्षी डूम और नमोर की लगातार उपस्थिति ने ली और किर्बी द्वारा एक लंबी कथा के निर्माण का संकेत दिया जो महीनों तक चली। कॉमिक्स इतिहासकार लेस डेनियल के अनुसार केवल कथाएं जो कई मुद्दों तक चलीं, वे अपने जटिल विचारों को शामिल करने में सक्षम होंगी। 4 88 अपने रचनाकारों के लंबे समय के दौरान श्रृंखला ने कई प्रशंसित कहानियों और पात्रों का निर्माण किया जो मार्वल के लिए केंद्रीय बन गए हैं, जिसमें विदेशी मानव आनुवंशिक प्रयोगों की छिपी हुई दौड़ इनह्यूमन्स शामिल है। 20 21 ब्लैक पैंथर 22 एक अफ्रीकी राजा जो मुख्यधारा की कॉमिक्स का पहला ब्लैक सुपरहीरो होगा। 23 प्रतिद्वंद्वी विदेशी दौर क्री और शेपशिफ्टिंग स्क्रूल्स। 24 लीटर और किर्बी की सबसे बेहतरीन उपलब्धि के रूप में अक्सर उद्धृत की जाने वाली कहानी। 26 27 3 भाग वाली गैलेक तस ट्रिलॉजी है, जो फैंटास्टिक फॉर 48 मार्च 1966 में शुरू हुई थी, जो गैलेक्टस के आगमन का वर्णन करती है, जो एक ब्रह्मांडीय विशालकाय है जो ग्रह को निगलना चाहता था, और उसका दूत सिल्वर सर्फर। 28 29 फैंटास्टिक फॉर 48 को 2001 में मार्वल के पाठकों के 100 महानतम मार्वल्स ऑफ ऑल टाइम पोल में 24 के रूप में चुना गया था। संपादक रॉबर्ट ग्रीनबर्गर ने कहानी की अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि जैसे जैसे फैंटास्टिक फॉर का चौथा वर्ष समाप्त होने वाला था, स्टैन ली और जैक किर्बी केवल गर्म होते दिख रहे थे। पीछे मुड़कर देखें तो यह मार्वल युग के दौरान किसी भी मासिक शीर्षक का शायद सबसे उपजाऊ काल था। 30 डेनियल्स ने उल्लेख किया कि रहस्यमय और आध्यात्मिक तत्व जो गाथा पर हावी थे, 1960 के दशक में युवा पाठकों के स्वाद के लिए पूरी तरह से अनुकूल थे, और ली को जल्द ही पता चला कि कहानी कॉलेज परिसरों में पसंदीदा थी। 4 128 फैंटास्टिक फोर एनुअल का उपयोग कई प्रमुख घटनाओं को स्पॉटलाइट करने के लिए किया गया था। पहले वार्षिक 1963 में सबमेरिनर को अटलांटिस के राजा का ताज पहनाया गया था। 31 अगले वर्ष के वार्षिक ने डॉक्टर डूम की मूल कहानी का खुलासा किया। 32 फैंटास्टिक फोर एनुअल 3 1965 ने रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म की शादी को प्रस्तुत किया। 33 ली और किर्बी ने मूल ह्यूमन टॉर्च को फिर से पेश किया फैंटास्टिक फॉर एनुअल 4 1966 में, और उसे जॉनी स्टॉर्म से लड़ना था। 34 सू रिचर्ड्स की गर्भावस्था की घोषणा फैंटास्टिक फॉर एनुअल 5 1967 में की गई थी, और रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का जन्म फैंटास्टिक फॉर एनुअल 6 1968 35 में एक कहानी में हुआ था जिसमें एनिहिलस को भी पेश किया गया था। 36 मार्वल ने 1967 में फैंटास्टिक फॉर के लिए ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ने 1970 में पंजीकरण जारी किया।
37。 किर्बी ने 1970 के मध्य में मार्वल छोड़ दिया। 38 पहले 102 मुद्दों के अलावा एक अधूरा मुद्दा तैयार किया, आंशिक रूप से फैंटास्टिक फॉर 108 में प्रकाशित परिवर्तनों के साथ, और बाद में फैंटास्टिक फॉर द लॉस्ट एडवेंचर अप्रैल 2008 के रूप में पूरा और प्रकाशित हुआ। फैंटास्टिक फॉर ने ली रॉय थॉमस, 39, गेरी कॉनवे और मार्व वोल्फमैन के साथ अपने लगातार नियमित लेखकों के रूप में जारी रखा। जॉन रोमिता सीनियर, जॉन बुसेमा, रिच बकलर और जॉर्ज पेरेज जैसे कलाकारों के साथ काम किया। लंबे समय तक इनकेर जोसिनोट ने कुछ दृश्य निरंतरता जोड़ी। जिम स्टेरानको ने भी इस दौरान कुछ कवर में योगदान दिया। टीम द्वारा अभिनीत एक अल्पकालिक श्रृंखला जायंट साइज सुपरस्टार्स मई 1974 में शुरू हुई। 41 जायंट साइज फैंटास्टिक फॉर को अंक 6 अक्टूबर 1975 के साथ रद्द कर दिया गया था। 42 रॉय थॉमस और जॉर्ज पेरेज ने फैंटास्टिक फॉर 176 नवंबर 1976 के लिए एक मेटाफिक्शनल कहानी तैयार की जिसमें असंभव आदमी ने मार्वल कॉमिक्स के कार्यालयों का दौरा किया और कई कॉमिक्स रचनाकारों से मुलाकात की। 43 मार्व वोल्फमैन और कीथ पोलार्ड ने डॉक्टर डूम के बेटे को शामिल करते हुए एक बहुअंक वाली कहानी तैयार की, जिसका समापन अंक 200 नवंबर 1978 में हुआ। 44 जॉन बर्न ने अंक 209 अगस्त 197 के साथ शीर्षक में शामिल हुए सिनोट को खत्म करने के लिए पेंसिल ब्रेकडाउन किया। उन्होंने और वोल्फमैन ने 211 अक्टूबर 1979, 1980 और 1990 के दशक। बिल मंटलो ने कुछ समय के लिए वोल्फमैन के बाद श्रृंखला के लेखक के रूप में काम किया और पीटर पार्कर के साथ एक क्रॉसओवर लिखा, द स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन। 42 मई 1980। 46 47 48 बर्न ने कोका कोला के लिए एक विशाल आकार का फैंटास्टिक फॉर प्रचार कॉमिक लिखा और बनाया, जिसे कोका कोला ने बहुत हिंसक होने के कारण अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय फैंटास्टिक फॉर 220-221 जुलाई से अगस्त 1980 के रूप में प्रकाशित किया। 49 लेखक डग मोएनच और पेंसिलर बिल सिएनक्यूविच ने फिर 10 मुद्दों के लिए कार्यभार संभाला। अंक 232 जुलाई 1981 के साथ, जिसे उपयुक्त रूप से बैक टू द बेसिक्स शीर्षक दिया गया। 50 बर्न ने लेखक, पेंसिलर और इंकर के रूप में अपना सफर शुरू। बायर्न ने अपने रन के साथ ढलान वाले शीर्षक को पुनर्जीवित किया। 52 265 बायर्न को सिएनक्यूविच के साथ लिखने के लिए स्लेट किया गया था, जो कला प्रदान कर रहे थे। हालांकि सिएनक्यूविच ने मून नाइट करने के लिए छोड़ दिया और बायर्न बाद में लेखक, कलाकार और इंकर बन गए। कॉमिक को विभिन्न संपादकों को सौंपा गया था, अंततः बॉब बुरायंस्की नियमित संपादक बन गए। बायर्न ने जिम शूटर से कहा कि वह बुरायंस्की के साथ काम नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने अंततः साथ काम करना जारी रखा। 2006 में बायर्न ने कहा, यह मेरा व्यामोह है। मैं पीछे देखता हूं और मुझे लगता है कि शूटर मुझे किताब से दूर करने की कोशिश कर रहा था। बायर्न ने कहानी चाप के बीच में अंक 293 अगस्त 1986 के बाद छोड़ दिया। इस अवधि के दौरान प्रशंसकों ने यह पहचान लिया कि वह काफी शक्तिशाली थी, जबकि पहले उसे मुख्य रूप से डोना रीड और फ्लोरेंस हेंडरसन द्वारा निभाई गई टेलीविजन माताओं की परंपरा में एक महाशक्तिशाली मां और पत्नी के रूप में देखा गया था। 55 बायर्न ने पात्रों के निजी जीवन में नई दिशाएं तय की। विवाहित सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स को गर्भपात का सामना करना पड़ा और द थिंग ने फैंटास्टिक फॉर को छोड़ दिया और शीहल्क को उनके दीर्घकालिक प्रतिस्थापन के रूप में भर्ती किया गया। उन्होंने पारिवारिक गतिशीलता पर भी फिर से जोर दिया, जिसे उन्होंने महसूस किया कि ली किर्बी रन के बाद श्रृंखला से दूर हो गया था। उन्होंने टिप्पणी की कि परिवार और न कि अव्यवस्थित परिवार एफएफ का केंद्रीय प्रमुख तत्व है। यह पात्रों के बीच एक बिल्कुल महत्वपूर्ण गतिशीलता है। मूल में जोर। 49 बायर्न के बाद लेखकों की एक त्वरित उत्तराधिकार आया, रोजर स्टर्न, टॉम डेफल्को और रॉय थॉमस।
स्टीव एंगलहार्ट ने 304 से 332, 320 को छोड़कर मुद्दों के लिए लेखक के रूप में पदभार संभाला। शीर्षक संघर्ष कर रहा था, इसलिए एंगलहार्ट ने मौलिक परिवर्तन करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शीर्षक रीड, सू, बेन और जॉनी के सामान्य मेकअप के साथ बासी हो गया था। सिमनसन, जो टीम कॉमिक द एवेंजर्स लिख रहे थे, ने रीड और सू को उस टीम में शामिल होने की मंजूरी ले ली थी जब एंगलहार्ट ने उन्हें फैंटास्टिक फोर से बाहर कर दिया था। फिर भी द एवेंजर्स 300 तक, जहां उन्हें टीम में शामिल होने के लिए निर्धारित किया गया था, सिमनसन को बताया गया कि पात्र फैंटास्टिक फोर में लौट रहे हैं। इसके चलते सिमनसन ने उस अंक के बाद द एवेंजर्स छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद उन्हें फैंटास्टिक फोर लिखने का काम ऑफर किया गया। एवेंजर्स को शामिल करते हुए रीड और सू के साथ पहले से ही कई कहानियां तैयार कर लेने के बाद उन्होंने फिर इन्हें फैंटास्टिक फोर के लिए फिर से लिखा। सिमनसन ने बाद में याद किया कि फैंटास्टिक फोर पर काम करने से उन्हें मूल एवेंजर्स सदस्यों थॉर और आयरन मैन का उपयोग करने की छूट मिली। एक और फिल-इन के बाद लेखक और मार्वल के प्रधान संपादक टॉम डेफल को पेंसिलर पॉल रयान और इंकर डैन बुलानाडी की नियमित टीम ने काम संभाला। रयान ने 360 जनवरी 1992 से खुद को इंक किया। वह टीम बहुत ही सामयिक अलग इंकर के साथ 414 जुलाई 1996 तक सालों तक जारी रही। डेफल्को ने स्टॉर्म मास्टर्स की शादी को यह कहकर रद्द कर दिया कि विदेशी स्क्रल साम्राज्य ने असली मास्टर्स का अपहरण कर लिया था और उनकी जगह लिजा नामक एक जासूस को रख लिया था। एक बार पता चलने पर लिजा, जो खुद स्टॉर्म के लिए गिर गई थी, ने फैंटास्टिक फोर को मास्टर्स को बचाने में मदद की। डॉक्टर डूम द्वारा आगे म्यूट किए जाने के बाद वेंचुरा चले गए। हालांकि कुछ प्रशंसक फैंटास्टिक फोर पर डेफल्को के रन से खुश नहीं थे, उन्हें द ग्रेट शैतान कहते थे। इस अवधि में शीर्षक की बिक्री लगातार बढ़ी। 60、61。 अन्य प्रमुख घटनाक्रमों में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भविष्य में भेजा जाना और एक किशोर के रूप में वापस लौटना शामिल है। रीड के समयात्रा करने वाले पिता नाथनियल की वापसी, जो समयात्रा करने वाले खलनायक कांग द कॉन्करर के पिता के रूप में सामने आते हैं, और रीड की स्पष्ट रूप से घातक रूप से घायल डॉक्टर डूम के हाथों मृत्यु हो जाती है। 62 डेफाल्को द्वारा 2 पात्रों को पुनर्जीवित करने में 2 साल लगेंगे, यह खुलासा करते हुए कि उनकी मौत सुपरविलेन हाइपरस्टॉर्म द्वारा रची गई थी। तो रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 25 जुलाई 2025 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा बड़े स्केल पर, और साथ ही साथ इसे एक तरह से बनाया गया है बड़े स्केल पर, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ पूरी फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है कि 4 मूवीज़ में हमें देखने को मिलेगी और उसी में से ये एक है। बाकी पूरी जानकारी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। मैंने साथ ही साथ 2024 या 25 में आने वाली मूवीज़ की प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी। हमारी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।